हम अपने जंगल काट रहे हैं। सबसे ज्यादा पेड़ भारत काट रहा है। सुपर एल नीनो आने वाला है। सुपर एल नीनो सुपर अल्नीनो सुपर अल्नीनो सुपर एल्नीनो गिग वर्कर है, ये सब खतरे में है। भारत में 8% लोगों के ही घरों में एयर कंडीशनर है, लेकिन वो जो 92% भारत, उसको हम इस खतरे में डाल के हीटर जला दे रहे हैं, जैसे कहा जाए। मोदी सरकार ऐसे ऐसे फैसले लिए, सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास के हक में गया। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, और जमीन अडानी के प्रोजेक्ट्स को दे दी। मतलब देश की तबाही का लाइसेंस दे दिया। जंगलों के जंगल काट डाले, लेकिन पूंजीपतियों के सामने किसकी चलती है? अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। हसदेव जंगल के नीचे कोयले का रिजर्व है। जाहिर है कि इस पे हमारे उद्योग के लोगों की लालची जीव क्यों नहीं लपलपाएगी। आसाम में 3,40,000 हेक्टेयर जंगल काट। आसाम के मुख्यमंत्री की हिंदुत्ववादी बातें आपने बहुत सुनी होंगी। हम तो खोल के हिंदू का राजनीति करता हूँ भाई। मुसलमान देखिए, को तो, अब आप देखो, अब आप वही कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। ना, हम तो आप करते हिंदू मुसलमान हम कर तो रहे हैं। करते ये आंकड़े सुनिए, उनके पीछे ये सब सच छुपा हुआ है। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। हम अपनी नदियों से रेत खोदने में बहुत बड़ा एक अपराधी तंत्र चला रहे हैं। हम कुछ लोगों की जेब गर्म करने के लिए और कुछ राजनीतिक लोगों को बड़ा चंदा देने के लिए इस पूरे देश को कुर्बान कर रहे हैं। कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। कोई बोलने वाला नहीं, भरपाई अब संभव ही नहीं। हम सब मिलके खुद ही मौत बुला रहे हैं। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, राउंड टेबल स्टूडियो के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली क्लाइमेट पर है, वातावरण पर। इस साल हमारे वातावरण में एक अभूतपूर्व खतरा सामने आ गया है, जो गर्मी का खतरा है। जिस समय हम बात कर रहे हैं, जिस समय इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, अकोला विदर्भ में जो तापमान था वो 47 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है। अगर 20 शहर दुनिया के सबसे गर्म ले लें तो उसमें 19 भारत में है, और जो 20वां है वो बगल में नेपाल में है, यानी हमारे ही जैसे इलाके में, हमारी ही जैसी स्थितियों की वजह से। तो आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं, उससे आपको थोड़ा सा इसका संदर्भ आपसे जुड़ जाएगा। एक तो ये कि 2024 में बढ़ती हुई गर्मी की वजह से हमारे देश में करीब 16 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। ये लैंसेट काउंटडाउन की 2025 की रिपोर्ट है, ये उसके अनुसार है। इस समय क्या हुआ कि 247 बिलियन लेबर आवर्स जो है नष्ट हुए। आप खुद फील करते होंगे, जब बहुत गर्मी होती है तो काम करने का मन नहीं होता है, गर्मी से बचने और छुपने का मन होता है। सबके लिए ऐसा है, और इससे जो लेबर आवर्स हैं वो प्रभावित होते ही हैं। इसके बावजूद कि हमारे यहाँ जो मजदूर हैं बहुत ही कठिनाइयों में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीजें प्रभावित होती हैं। ये 90-99 का अगर हम काल लें तो उससे 124% ज्यादा हो गया है। अब आप देखें कि 2030 तक कम से कम 20 करोड़ भारतीय जो है वो एक्सट्रीम हीट कंडीशंस को फेस करेंगे, और उनके पास कोई बचने के रास्ते नहीं होंगे, क्योंकि हम वो रास्ते तैयार नहीं कर रहे हैं, हम खराब कर रहे हैं उसको। ये स्टडी हार्वर्ड सलाटा इंस्टीट्यूट की अप्रैल 2026 में अभी ताजी आई हुई रिपोर्ट का ये अंश है। 2026 में जून और अगस्त के बीच एक सुपर एल नीनो, इस वातावरण में जो गर्मी आती है और एकाएक हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ता है, भारत में खासकर चूंकि उसके लिए हमारी तैयारियां नहीं है तो वो बहुत ज्यादा खतरा करता है। जून और अगस्त के बीच हमारे यहाँ ये एल नीनो आने वाला है। उसकी प्रोबेबिलिटीज है 62%, और ये अगस्त अक्टूबर में तो 80% होने वाला है। ये NOAA की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार है। दुनिया के सबसे जो 20 गर्म शहर है, मैंने आपको बताया कि 19 उसमें से भारत में है और एक लुम्बिनी नेपाल में। अब ये सब क्यों हो रहा है? हम कोयले से बिजली बनाने वाली दुनिया के सबसे बड़े देश में बदल गए। अब जब दुनिया कोयले से बिजली बनाना बंद कर रही है, इन्हीं सब अध्ययनों की वजह से भारत में कुछ प्राइवेट उद्योगों को, आप कहें कि इसके लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है प्राइवेट इंडस्ट्री को, कि वो कोयले से ज्यादा बिजली बनाए। और ये सब करने के लिए जो हम कर रहे हैं, हम अपने जंगल काट रहे हैं।
ये जो सबसे खतरनाक हाल है, ये सिर्फ भारत में हो रहा है। पिछले 10-12 वर्षों में दुनिया के अध्ययन बताते हैं कि सबसे ज्यादा पेड़ भारत काट रहा है। पुराने पेड़ जिनको तैयार करने में, बाद में मैं आपको उसके आंकड़े बताऊंगा कि एक पेड़ 80-100 साल का होता है, वो हमारे लिए क्या क्या करता है और उसको काट के हम अपना क्या क्या नुकसान करते हैं, ये सब हम बताएंगे इस कार्यक्रम में। हम यही सब समझना और समझाना चाहते हैं, क्योंकि हमने कुछ फैसले इधर किए हैं, उन फैसलों से हम उन कठिनाइयों की ओर अपने आप को बढ़ा रहे हैं जो भारतीय नागरिकों के एक बहुत बड़े हिस्से को बहुत बड़ी कठिनाइयों में डाल रहा है। साल दर साल ये कठिनाई बढ़ती जा रही है और ये साल बहुत विशेष है, इसलिए कि आज से करीब 100 साल पहले इस तरह के ही एल्निनो के दौर में दुनिया में जब आबादी बहुत कम थी, इससे करीब 4 करोड़ लोग मारे गए थे, यानी करीब 4% आबादी उस समय दुनिया की इसका शिकार हुई थी। हम इस साल उस खतरे के इर्द गिर्द ही हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। चलिए बातचीत शुरू करते हैं और आपको बताते हैं भारत के लिए इसका क्या मतलब है। जो हीट वेव जनरेट होती है, इससे हमारे यहाँ भयानक बहुत सारे लोग जो मजदूरी और ऐसे काम कर रहे हैं जिनके लिए हमने सुरक्षा का कुछ नहीं किया है, जैसे गिग वर्कर है आजकल जिनको बहुत नाम लिया जाता है, या आपके घरों में खाना वाना पहुंचाने, सामान पहुंचाने वाले अमेजन वगैरह के, ये सब जिनको कहा जाता है कि आप ऑर्डर करिए 10 मिनट में आपके यहाँ डिलीवरी हो जाएगी, ऐसी कंपनियां हैं तो ये सब बेच रही हैं। लेकिन वो किसके कंधे पर? वो उन साधारण बेरोजगार युवाओं के कंधे पर जो इस समय उनके पास इसके अलावा जॉब्स नहीं है और इस वातावरण में वो सर्विसेज दे रहे हैं। ये सब खतरे में है और हमने कोई सड़कों पर या जगह जगह ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए हैं कि इस तरह का कोई युवा अपनी डिलीवरी हमारे घर में करते समय जब सड़क पे होगा और उसके शरीर में से वो नमक और पानी की मात्रा कम हो रही होगी और वो खतरे में जा रहा होगा, एकाएक हम पाएंगे कि मोटरसाइकिल एक तरफ हुई और वो गिर गया, बेहोश हो गया, और जब तक हमारी अगर चीजें नहीं पहुंचेंगी बहुत चांसेस है कि उसकी जान भी चली जाए। तो इस तरह का खतरा हम अपने पूरे वर्किंग क्लास के लिए, जो मजदूरी करते हैं, जो काम करते हैं, जो आपके घरों में पोछा लगाते हैं, जिनके घरों में एसी नहीं है, भारत में 8% लोगों के ही घरों में एयर कंडीशनर है। इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए एयर कंडीशनर कम से कम है, ये सारा नहीं है, लेकिन इस देश में 8% लोग ही ऐसे हैं जो एयर कंडीशन में है, यानी 92% हमारी आबादी जिन्हें हम महसूस नहीं करते। हमारा समाज इस तरह से क्रूर हो चुका है कि हम इसको महसूस नहीं करते, वो सब भारी कठिनाइयों में पहुंच गए। और इससे जाहिर है कि ये सब होगा तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, 9-10% बढ़ सकता है, बिजली की मांग बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, वो फिर उसी कोयले के द्वारा ज्यादा बनाई जाएगी, क्योंकि 70% बिजली हम कोयले से बना रहे हैं और उसमें प्राइवेट प्लेयर सबसे बड़े अडानी साहब हैं, जिनके लिए हम अभी बताएंगे आपको कि क्या क्या कर रहे हैं। तो इस सब से हम अपने लिए जो खतरा है उसको और बड़ा कर ले रहे हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ जो फैसले करने वाले लोग हैं वो तो सब वातानुकूलन में है, वो उन 8% में है जिनके यहाँ वातानुकूलन लगे हैं, उनकी गाड़ी में भी लगा है, उनके घर में भी लगा है, उनके दफ्तर में भी लगा है, उनके जहाज में भी लगा है, उनकी रेल में भी लगा है, उनके पास तो ये सुविधा है। लेकिन वो जो 92% भारत है उसको हम इस खतरे में डाल के हीटर जला दे रहे हैं, जैसे कहा जाए, साथ, और हम उसका कोई इंतजाम नहीं कर। 2014 में फिर बीजेपी की सरकार मोदी जी वाली आई। ये सरकार के हम जो बहुत सारी नीतियों पे बात करते हैं, इसकी एक खास नीति जो मूल है, जिसने हमारे इस पूरे वातावरण को इधर से उधर बहुत सारी चीजों में कर दिया है, और वो ये है कि इसने कारपोरेट्स के इंटरेस्ट में ऐसे ऐसे फैसले लिए कि जो हमारा पुराना जो भी सामाजिक आप कह सकते हैं गेन था, आदिवासियों के हक में, दलितों के, ओबीसी के, या समाज के बड़े हिस्से के, या साधारण लोगों की आय में, उन सब चीजों में बहुत तेज परिवर्तन हुआ। और ये इसने जंगल वाले मामले में भी यही किया, और उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस का एक नारा दिया और फास्ट ट्रैक अप्रूवल का नारा दिया विकास के लिए, और ये सब सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास के हक में गया और हमारे आपके लिए वो सब हो गया जिसके लिए कार्यक्रम। तो मोदी सरकार 2020 में ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन लाई। इससे क्या हुआ कि पूंजीपति जो है जंगल काटने, नदी खोदने और पॉल्यूशन करने के लिए पहले कोई क्लियरेंस लेने के लिए जिम्मेदार नहीं थे। इन लोगों ने पहले कर लिया, पेड़ काट दिए, मुकदमा हुआ, तो उसके बाद उसमें माफी ओफी हो गई। और इसने जो है
एक मतलब देश की तबाही का लाइसेंस दे दिया इस ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन ने, जो 2020 में मोदी सरकार लाई। और जगह जगह बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ जंगल और वो सब कटने लगे। कहीं ये हुआ कि बॉक्साइट निकल रहा है, कहीं कोयला निकल रहा है, कहीं लोहा निकल रहा है, कहीं कॉपर निकल रहा है। लेकिन इन सब के नाम पर जो कुछ हुआ, ने जो तहस नहस किया हमारे क्लाइमेट को, उसकी भरपाई अब संभव ही नहीं है। अगस्त दो, और हमारे यहाँ इधर कानून भी आप देख रहे हैं, संसद वगैरह में बहस बिल्कुल ही खत्म हो गई। संसद के दिन कम हो गए और संसद में ज्यादातर ये होता है, हल्ला गुल्ला होता है और बहुत सारे बिल बिना बहस के पास हो जाते। ऐसे ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास हो गया। अब इसमें कोई बहस हुई नहीं, किसी को पता ही नहीं इसमें क्या हो रहा है। इसने क्या किया कि जो वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था गोदावरमन जजमेंट में, जिसमें जंगल की जो परिभाषा दी गई थी, उस परिभाषा को इसने सिकोड़ दिया। और सच्चाई यह है कि उसने आदिवासियों के हाथ और हमारे आपके हाथ से सब कुछ छीन लिया और दे दिया सरकार। और सरकार जिसको चाहे, ज्यादातर वो अपने प्रिय उद्योगपतियों को इस मामले में उदारता से मदद करती है, और उन्होंने फिर इस देश का तहस नहस करना शुरू किया। और इससे क्या हुआ कि करीब 98 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो इस प्रोटेक्शन से बाहर हो गई। यानी करीब 28-30% इस देश का जंगल का इलाका जंगल के कानून से बाहर कर लिया गया। 1/3 मान लीजिए, 1/3 इलाका हमारा जंगल के कानून से बाहर इस फैसले से निकाल लिया गया, इस 2023 के अमेंडमेंट्स। और इसमें यह कर दिया गया कि जहां जहां सीमा है वहां से 100 किलोमीटर तो पूरा एग्जम्पशन है। आप अचरज करेंगे, और अगर आप गूगल अर्थ पे जाके पुराने और नए नक्शे देखें, हमने पूरा उत्तर पूर्व काट डाला है। नागालैंड, मणिपुर, ये सब जो आप गर्म देख रहे हैं, आसाम, ये सब इलाकों से हमने जंगलों के जंगल काट डाले। और इसमें हमने क्या किया कि जो 2006 के कानून में इस तरह के किसी भी मामले में ग्राम सभा की कंसेंट लेनी होती थी, उस सबको बाईपास करने के रास्ता बना दिए। हमारे देश की खुद इसी सरकार की ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी इसका विरोध किया। लेकिन पूंजीपतियों के सामने किसकी चलती है? और हमको, सबको, आपको इस गर्मी में उन खतरों के साथ सड़क पे छोड़ दिया गया है जिसकी रक्षा करने के लिए वृक्षों से हम आच्छादित थे, जिनको हमने काट काट के अपने लिए, अपने जीवन के लिए, चारों तरफ अपने साथ के नागरिकों के लिए ऐसा खतरा बुला लिया है जिसके लिए भी कोई इंतजाम हमारे पास इस समय नहीं है। और एक बहुत बड़ी हमारी आबादी जो है, एक्चुअली तो जो AC लगाने से भी क्या हो, अगर क्लाइमेट में 3% की एकाएक हीट वेव की वृद्धि हो जाएगी, जो हो रही है और जो होना है इस साल, तो आप फिर उसका मुकाबला मशीनों से नहीं कर पाएंगे जो अपने घरों में आपने लगा लिए, और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आपकी वर्केबिलिटी खत्म हो जाएगी, आप काम नहीं कर सकते। जब गर्मी होती है आप छुप के बैठते हैं, निकलते नहीं आप बाहर, आपका पूरा दिन खराब होता है। और सबसे खराब इसमें यह हो रहा है कि इसमें रातें गर्म हो रही हैं। एक बहुत जरूरी चीज देख लीजिए, शहरों में रहने वाले खासकर, अब पहले होता था कि दिन बहुत मान लीजिए गर्म है लेकिन रात ठंडी होती थी, और उससे क्या होता था कि बॉडी बैलेंस हो जाता था। वो खत्म है अब रातें 30 डिग्री से 38 डिग्री 40 डिग्री तक जा रही हैं, 30 से नीचे आ ही नहीं रही हैं। नतीजा यह है कि आप दिन में झुलसते हैं और रात में भी ढंग से सो नहीं पाते, डिस्टर्ब है। तो हम पूरा देश, हम सब मिलके अपने स्वास्थ्य के लिए खुद ही मौत बुला रहे हैं इन फैसलों से, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की जेब में जा रहा है। अच्छा, सरकार करती क्या क्या है, जरा मजेदार चीज देख लीजिए। एक पेड़ माँ के नाम टाइप चीजें जो करते हैं। ऐसे ही आया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसमें कंपनियों को कहा गया कि आप ग्रीन क्रेडिट कमा सकते हैं, आप पेड़ लगा लें। लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक फरवरी 26 की रिपोर्ट है, वो बताती है कि गुजरात सरकार ने अडानी ग्रुप की मांग पर उन फॉरेस्ट पार्सल्स को ये इस तरह के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से हटा दिया जो एफॉरेस्टेशन के लिए रिजर्व की गई थी, और जमीन अडानी के प्रोजेक्ट्स को दे दी गई। आप जानते हैं कि अडानी को पहले ही मोदी जी अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में एक जिले के बराबर पूरी जमीन उनको पोर्ट के लिए दे चुके थे। इसके अलावा भी गुजरात का पूरा देश ही उनका है, तो उनके लिए इस तरह के कानून कैसे तोड़े जाते हैं, ये रिपोर्ट जरा उसका एक खुलासा कर। ये मामले कोर्ट में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने इसको 13 पिटिशनर गए हैं जो पर्यावरणविद हैं, इस कानून को 2023 के उन्होंने चैलेंज किया है। लेकिन कोर्ट्स में आप जानते हैं अब ये फैसला तब आएगा जब हो सकता है कि हमारी करोड़ों लोगों की मौत हो जाए।
आइए अब जंगलों की बात करते हैं। जंगलों के साथ हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा उन पे स्पेसिफिक इस कार्यक्रम में बात करते हैं। एक हसदेव जंगल है जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा और कोरबा में फैला हुआ है। ये 1,70,000 हेक्टेयर का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो बहुत घना बसा हुआ है। इसे हमारे मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है। कहा क्या जाता है, यह है। इसमें एक नदी बहती है हसदेव, ये उसका कैचमेंट एरिया है। उसके चारों तरफ ये जंगल बसा हुआ है। इसमें 25 लाख लोगों को ये नदी पीने का पानी देती है। आदिवासियों की कई कम्युनिटियां, गोंड, उरांव वगैरह यहाँ रहती हैं और सदियों से, हमेशा से रहती हैं। लेकिन गड़बड़ी ये है कि इसके नीचे कोयले का रिजर्व है। 5 बिलियन टन कोयले के रिजर्व का अनुमान। जाहिर है कि इस पे हमारे उद्योग के उन लोगों की लालची जीभ क्यों नहीं लपलपाएगी, और वही हुआ। अडानी ग्रुप के पास इसमें परसा ईस्ट केट बेसन, परसा और केटे एक्सटेंशन राजस्थान स्टेट पावर कारपोरेशन का है, एलोकेट है तो सरकार का, राजस्थान का, लेकिन वो अडानी की सब्सिडरी को दे दिया गया है। यानी अडानी जी को परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप उनकी इस पे नजर है। अब इसमें 10,000 एकड़ में तो पहले ही लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं। ये सब पेड़ सैकड़ों साल पुराने थे। और एक और, अगर किटे एक्सटेंशन अप्रूव हो गया तो 8 लाख नए पेड़ काटे जाएं। आप बताइए ये सब क्या हो रहा है? कि पूरा देश इस तरह के हाहाकार को मौन स्वीकृति दिए हुए है। ये अपने फेफड़े को कटवाया जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। नवंबर 2024 में छत्तीसगढ़ का स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन ने रिपोर्ट दी कि इसके लिए किसी ग्राम सभा से जो भी कंसेंट ली गई है वो सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है। इसमें एक आदमी का सिग्नेचर दिखा दिया गया जो 2016 में ही मर चुका था, और 2024 में उसका सिग्नेचर दिखा दिया गया कि वो आके उसने सहमति दी है। इस तरह से कागज सरकारों से मिलकर बनाए जाते हैं और पेड़ पूरे के पूरे इलाके काट दिए जाते हैं। अब क्या हुआ कि बीजेपी की सरकार 2023 में विकास के नाम पे वहां आ गई छत्तीसगढ़ में। इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो भी चोरी छुपे अडानी साहब की मदद करना चाहती थी, लेकिन देश में हल्ला मचता था तो उसके दबाव में कम से कम उनके लिए वो हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही 2023 में बीजेपी की सरकार आई, तैसे ही तुरंत पहले नक्सलाइट मारने की बात हुई और उसी फौज को लगा के, जैसा आजकल हर जगह हो रहा है, सेंट्रल बल लगा दिए जाते हैं और हर गैर कानूनी काम उनके जरिए कराया जाता है। और तब से लगातार छत्तीसगढ़ में पेड़ कटाई चालू है। जहां जहां कोई भी प्रतिरोध कर रहा था वहां लाठियां चल रही हैं, गोली भी चल रही है। और अक्टूबर में ही 24 में इसके खिलाफ सलही, हरिहरपुर, फतेहपुर आदि गांवों में लाठीचार्ज कराए गए इन्हीं बलों से। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसी चीजों पर लड़ रहे हैं इस देश में। आलोक शुक्ला है, हसदेव की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 में उन्हें ग्रीन नोबेल गॉडमैन एनवायरमेंटल प्राइज मिला। लेकिन ये अकेले क्यों है? अकेले आलोक शुक्ला इसकी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? हम आप कहाँ हैं? ये सवाल है इसमें। देखिए, अगर लोग खड़े होना शुरू होते हैं तो पिछले कानूनों और पिछले उसकी राह देख के अभी भी कुछ चीजों को बचाया जा सकता है। अडानी वॉच नाम की एक संस्था अडानी से संबंधित चीजों की पड़ताल किया करती है और रिलेटेड चीजें रिलीज किया करती है। इसकी 2024 की एक रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली में धिरौली कोल ब्लॉक के लिए 5,70,666 पेड़ काटे जाने का प्लान है। ये करीब करीब 2600 फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी होती हैं। एक फुटबॉल फील्ड आप आंख से देखिए, सोचिए, जरा विचार कीजिए, वैसी 2600 फुटबॉल फील्ड जितनी होंगी। इतना बड़ा ये जंगल है अडानी साहब के लिए और इसको काट देने की योजना है कि सिर्फ आप एक दो लोगों के फायदे के लिए पूरे वातावरण को मृत्यु के कोख में डाल रहे। एक 100 साल पुराना पेड़ हजारों गैलन पानी जो है वो इधर से उधर करता है और लाखों कीट पतंगों को, चिड़ियों को आश्रय देता है और इतना टन CO2 एब्जॉर्ब करता है जिससे वो पत्तियां अपना विकास करता है कि 1-2 साल का अगर आप कोई सैंपलिंग लगाते हैं ना, जो आजकल कहा जा रहा है हम नए एक पेड़ माँ के नाम, ये इनको भी 100 साल चाहिए भाई उस जगह पे पहुंचने के लिए। और इनमें से ज्यादातर फैंसी ड्रेस होता है। उत्तर प्रदेश में कई बार इस तरह के रिकॉर्ड बनाए गए और तुरंत खबर अगले दिन ही आ गई कि जो पेड़ लगे वो कल ही उखड़ गए, अगले दिन उखड़ गए। उनमें से कोई हमें फिर मौजूद नहीं मिले। 5% भी उनमें से नहीं मिले। जिन्होंने आंकड़े बनाए उनमें से 5% भी अगले 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने में हमें जीवित नहीं मिले। पेड़ ऐसे ही नहीं लग जाते।
एक और आंकड़ा देख लीजिए, भारत में करीब 38 करोड़ लोग जो वर्किंग क्लास के हैं, जो खेती में, आपकी बिल्डिंग बनाने में, और जो ये गिग वर्कर्स जो कहलाते हैं, जो आपके घरों में चीजें पहुंचा रहे हैं, ऐसे 38 करोड़ लोग हैं। और जो भारतीय जीडीपी है उसका लगभग आधा यही लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। इनके ही काम से वो जीडीपी पैदा होती है, जिसके आंकड़े दिखा के राजनीति अपने लिए वोट मांगती है। लेकिन इनको हम, इस जो कठिनाई आई है, इसमें हम उनको निहत्था छोड़ रहे हैं। हम उन्हें प्रकृति के सामने दंडित, हमारे फैसलों से वो हो रहे हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एक अजीब स्थिति है, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज और विलेजेस और एटमॉस्फेयर भारत का सबसे ज्यादा। लेकिन इस पॉल्यूशन की वजह से हमें जो ये गर्मी का नुकसान है तुलनात्मक रूप में थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये जो ब्लैक कार्बन वातावरण में रहता है ये थोड़ा सा हीट रेजिस्टेंट है और इसकी वजह से एक थोड़ी राहत है। लेकिन ये दूसरी तरह का खतरा बहुत उससे बड़ा पैदा कर देता है। ये शरीर के ऊतकों को सबसे ज्यादा नुकसान करता है पॉल्यूशन। तो हमारे लोग दो तरह से मारे जा रहे हैं। एक, हम बहुत बड़े पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर को उनके लिए हमने जनरेट कर दिया है, और दूसरे हम हीट स्ट्रोक जो हम ला रहे हैं, पेड़ों को अपने चारों तरफ काटते हुए चले जा रहे हैं, तो प्रकृति में जो रिएक्शन आता है उसको झेलने के लिए हमारे पास कोई कवर नहीं, हमारे फेफड़ों की कोई रक्षा नहीं। तो ये दो तरह का चैलेंज हम अपने 38 करोड़ वर्किंग पीपल के सामने खुद ही हमने प्रस्तुत कर दिया है, और हम लोग इसके लिए कुछ करते हुए कहीं नहीं मिल रहे। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एमके रंजीत सिंह का एक मामला था, वो सुनवाई किया था। एमके रंजीत सिंह नाम का केस है, साइट बहुत किया जाता है। उसमें उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज के प्रोटेक्शन को भी फंडामेंटल राइट्स में माना जाना है, ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। लेकिन हमारी पार्लियामेंट में, चूंकि हमारे गंभीर मामलों के लिए पार्लियामेंट में कोई चिंता कभी होती ही नहीं है, वो ज्यादातर सरकार के ऐसे बिल पास कराने में होती है जो हमारे देश के एक खास हिस्से को मदद करें। तो ये सवाल को आज तक पार्लियामेंट ने लिया नहीं, और इसकी वजह से जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का है, जिसमें हीट प्रोटेक्शन सिर्फ इंडोर फैक्ट्री वर्कर्स के लिए है, बाकी खुले में काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर, खेतिहर मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, डिलीवरी वर्कर, ये सब इससे दायरे से बाहर है, जो 95% है। नतीजा यह है कि उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमारे पास, और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है ये काम करते हुए, तो हम उन्हें कोई हर्जाना भी नहीं देते। कोर्ट ने इन सब चीजों को सुना था, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की गंभीर चीजों पर चर्चा करने के लिए न संसद के पास समय है और न हमारी राजनीति के पास समय है। हमारे पास तो हिंदू मुसलमान का मसला सबसे बड़ा है। एक और बड़ी बीमारी इधर शुरू हुई है राजनीति में, कि हम अपनी नदियों से रेत खोदने में एक बहुत बड़ा एक अपराधी तंत्र चला रहे हैं। लगभग सभी इलाकों में जहां नदियां हैं वहां उसकी रेत निकाली जा रही है, जो नदियों की बायोडायवर्सिटी को, मछलियों के और अन्य जो समुद्र नदियों के जीव हैं उनके लिए मृत्यु की घोषणाएं कर रही हैं, और प्रकृति के लिए भी। और इससे बहुत बड़ा पैसा काला धन के रूप में आता है। सभी जगहों पे राज्यों की सरकारों में इस तरह के घोटालों की चर्चा हमेशा होती रहती है। उत्तर प्रदेश वगैरह में तो ये बहुत बड़ी रकम है, और इसमें एक घोटाले की जांच में एक सज्जन अभी तक बहुत सालों से जेल में है, मंत्री थे, और ये माना जाता है कि ये प्रतिवर्ष 800 से 1000 करोड़ का काला धन पैदा करती है, जो राजनीति में बढ़ जाता है, और उसमें अफसर और नेता दोनों शामिल है उसको लेने में। तो हम नदियों की भी एक के बाद एक लगातार हत्या कर रहे हैं। ये साथ साथ चल रहा है। क्लाइमेट में हम सिर्फ पेड़ ही नहीं काट रहे हैं, हम नदियों की हत्या भी कर रहे हैं, और सभी सरकारें इसमें सभी जगह हमें लिप्त मिला करती। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम कोयले से अभी भी 70% बिजली बना रहे हैं, और कोयले से बिजली बनाने में एक प्राइवेट सेक्टर जो बहुत तेजी से बढ़ा है पिछले 1.5 दशक में, वो है अडानी ग्रुप। अब वो लगभग 25% कोयले से बिजली बनाने वाले उत्पादन क्षेत्रों का मालिक है। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े, आप कह सकते हैं, उद्योगपति के तौर पर वो विकसित। अब उसका असर सरकारों पर इतना है कि राजस्थान, जिसके पास पहले से सोलर एनर्जी का भंडार है, और वो करीब करीब 27,000 मेगावाट वो सोलर एनर्जी से पैदा करता है, लेकिन फिर भी अडानी के लिए वो 9,200 मेगावाट कोयले से लेने के लिए तत्पर है, और हंसदे में उसने एक ब्लैक लेयर रखा है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं। अब राजस्थान का ऐसा एटमॉस्फेयर है कि वहां वो अपने को पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर डाल सकते हैं, बल्कि उससे ज्यादा वो दूसरे राज्यों को भी सप्लाई कर सकते हैं, और इससे कोयले के उत्पादन से बच सकते हैं। दुनिया में लगभग सभी देश, लगभग सभी जो भी विकासशील देश हैं,
उन्होंने अपने को वैकल्पिक ऊर्जा में तेजी से शिफ्ट किया है। भारत ने भी किया है, लेकिन भारत बीच बीच में इस तरह से अपने इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप्स को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे फैसले करता है, जैसा फैसला ये है। हमें तेजी से कोयले की जगह अल्टरनेट्स पे जाना होगा। हमारे सारे समुद्री किनारे जो है वो पवन ऊर्जा के लिए भारी उपयुक्त है। चीन ने इस मामले में बहुत काम किया है और बहुत तेजी से उसने अपने को सोलर, विंड और इस तरह के अल्टरनेट्स पे डाला, और अभी वो एटॉमिक एनर्जी में तो ऐतिहासिक तौर पर इसको चेंज करने जा रहा है, जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन हम ऐसे किन्हीं फैसलों पे नहीं जा रहे हैं। हमारे सारे फैसले ये हैं कि हम कुछ उद्योगपतियों को इतना बड़ा बना दें, हालांकि वो उद्योगपति अपने कारनामों की वजह से दुनिया में हर जगह वांछित हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकारों का की जो धारा है वो उनको मदद करती हुई मिलती है और उसकी क्लाइमेट को कीमत चुकानी पड़ती है, जिसको हम आप भरपाई कर रहे हैं। तो हम कुछ लोगों की जेब गर्म करने के लिए और कुछ राजनीतिक लोगों को बड़ा चंदा देने के लिए इस पूरे देश की परिस्थिति को कुर्बान कर रहे हैं। इसको इस तरह से देखने की जरूरत है। आजादी से पहले 1895 में मशहूर क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन ने झारखंड में और उससे जुड़े हुए इलाकों में जंगल और जमीन के अधिकार के लिए लड़ाई शुरू की थी। 1970 में उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व, जब महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए बाहों में भर लिया था। 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। देश में बहुत बार लोगों ने इस तरह की चीजों के प्रति, पर्यावरण के प्रति अपनी नागरिक जिम्मेदारी को आगे किया है। 2006 में इसी सब के दबाव में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, लेकिन अब हमने इस सब को धीरे धीरे खो दिया है। आज हंसदेव अरण्य बचाने वाला मूवमेंट चल रहा है। हम में से बहुत सारे लोग इससे ठीक से परिचित नहीं है। हम कम से कम जहां हैं, जैसे हैं, इनको हमें सवालों के गिर्द लाना चाहिए। नियामगिरी सुरक्षा समिति लड़ रही है वेदांता के खिलाफ, वेदांता की माइंस वगैरह के खिलाफ संघर्ष करते हुए आदिवासी और सामाजिक कार्यकर्ता हमें मिलते हैं, और कारपोरेट की इस तरह की मनमानी के खिलाफ बहुत जगह बहुत सारे हमारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अपनी आवाज उठाते हैं। बहुतों को बहुत तरह के दंड से और कई बार तो जान से अपनी इसकी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन मनुष्यता के लिए वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से कितने लोग इनके बारे में अपनी भूमिका, एक नागरिक की भूमिका अख्तियार किए हुए मिलते हैं? ये सवाल हमारे इस कार्यक्रम का अंत है। उम्मीद है कि इस सब से जो हम लोगों ने प्रस्तुत किया, आपको अपनी जिम्मेदारी का कुछ एहसास होगा, और जो हम फैसले अपने खिलाफ कर रहे हैं और प्रकृति का दंड आमंत्रित कर रहे हैं, शायद उसके प्रतिरोध में हमारी अपनी भूमिका का कुछ न कुछ हम उसमें दस्तक दे सकें। इतनी उम्मीद है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा करिए इस कार्यक्रम को और अपनी राय भी दीजिए और सलाह दीजिए कि और क्या किया जाए।